दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा क्या है, एक राजनेता का दायित्व क्या है, ये हमारे संविधान ने बड़ी स्पष्टता के साथ समझाया है। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को न जाने क्या हो जाता है कि चुनाव जीत जाने के बाद एक बार तो नेता शपथ लेते हैं, लेकिन माननीय बनने के बाद जब मंत्री पद से अलंकृत हो जाते हैं तब न जाने उनको क्या हो जाता है। उनको ऐसा क्या चुंबकीय आकर्षण मिल जाता है कि जिस वजह से वो अपनी भूमिका को भूल जाते हैं और खुद को सर्वोच्च कमांडर समझने लगते हैं। उनको ऐसा लगने लगता है कि अब तो वो व्यक्ति जो भी कुछ करेगा वो सत्य हो जाएगा और उसके खिलाफ बोलने वाला तो अब कोई बचा ही नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र की परिभाषा राजनेताओं के अनुसार जो है दोस्तों, वो यही है कि जनता का इस्तेमाल किया जाए और फिर उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया जाए। अपनी ज़िंदगी को ऐशो आराम के साथ जिया जाए और जनता पर तमाम तरह के कानून लाद दिए जाए, टैक्स लगा दिए जाए और जनता उस दलदल में फंसकर पिसती रहे और नेता आराम से अपने जीवन को जीते रहे और राजनीतिक खेती चलती रहे। दोस्तों, यही आज के लोकतंत्र की वास्तविक हकीकत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की उस रिपोर्ट के बारे में जो वास्तव में चौंकाने वाली है, जो वास्तव में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हमारे देश के नेता जो शपथ लेते हैं उसको दिन निकलते ही भूल जाते हैं और फिर उसके बाद अपनी वही जहरीली जुबान एक दूसरे पर जनता को दिखाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। दोस्तों, राजनीति का अपराधीकरण होना किसी भी देश के लिए और एक स्वच्छ लोकतंत्र के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि जब राजनीति में आने का मतलब केवल ये रह जाए कि आपको अंधाधुंध पैसा कमाना है, जनता को बेवकूफ़ बनाना है और अपराधीकरण राजनीति का करना है, तो उस देश का विकास कैसे होगा। दोस्तों, जनता 5 साल बाद सरकारों को चुनती है, लेकिन वो सरकार क्या जनता के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करती है या फिर अपराधियों के संरक्षण तक ही वो सीमित रह जाती है। जो नेता बड़े गर्व के साथ ये बात कहते हैं कि हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेंगे, हम भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे, वो पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं। लेकिन दोस्तों, हो क्या जाता है, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, वो चौंकाने वाले आंकड़े जो वास्तव में पीड़ादायक है। इस वक्त में केंद्र में मोदी सरकार है, यानी कि एक ट्रांसपेरेंट सरकार है, एक पारदर्शी मंत्रिमंडल है, जिस पर जनता को ये भरोसा है कि ये सरकार भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे स्वच्छ छवि वाली सरकार है, जहाँ पर काम को ही फोकस दिया जाता है, यानी कि गुड गवर्नेंस ही उस गवर्नमेंट का मूल मंत्र है। लेकिन दोस्तों, जब इसके हकीकत के भीतर झांकना शुरू कीजिएगा तो स्थिति कमोबेश दूसरी राजनीतिक पार्टियों जैसी ही उभर कर सामने आती है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों उस रिपोर्ट के बारे में जिसमें कहा गया कि मंत्रिमंडल में शामिल लगभग 42% नेता दागी छवि के हैं। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और उनमें से दोस्तों 33% ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हमारे ऊपर जो ये आरोप लगाया गया है ये वास्तव में सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 24% नेता ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरी बातें भी आपके लिए जानने लेना बेहद ज़रूरी है। इस देश के भीतर अर्थव्यवस्था मझधार है, अर्थव्यवस्था डगमग डगमग हिल रही है, लेकिन नेताओं की अर्थव्यवस्था इस देश के भीतर कभी हिलती नहीं है। उल्टा वे तो साल दर साल उनकी संपत्ति में अथाह वृद्धि होती रहती है। और दोस्तों, आंकड़ों से पार की यदि आप हकीकत देखने के लिए कभी निकलेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में इस वक्त में जो नेता हमारी सेवा में लगे हुए हैं उनकी संपत्ति कितनी है। 90% नेता करोड़पति है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और उनकी जो एवरेज संपत्ति है
वो कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है। आप या हम लोग पूरे जीवन में भी इतने पैसे कभी नहीं देख पाएंगे। यानी कि लगभग 16 करोड़ 24 लाख रुपए एक एवरेज नेता की संपत्ति है, उसके पास इतनी दौलत है। लेकिन दोस्तों, जनता को इससे क्या मिलता है, जनता को कितना लाभ होता है, हमें इसे भी जानने का हक है। कहीं ना कहीं सरकार को ये भी बताना चाहिए कि क्या जनता की रईसी भी आ गई है या फिर नेताओं की ही रईसी आएगी। अच्छे दिन जनता के आए या फिर नेताओं के आए। और दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के जो इस वक्त में गृह राज्य मंत्री बनाए गए हैं प्रमाणिक जी, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 गंभीर धाराओं में 11 मामले दर्ज है। बंगाल के कूच बिहार से आते हैं, बंगाल के कूच बिहार से आते हैं और शिक्षा केवल 8वीं पास है। आप देख सकते हैं कि हमारे देश में मोदी सरकार इस वक्त में स्किल इंडिया पर, बच्चों को पढ़ाने पर और इस बात पर बल दिया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है। बहुत जल्द ही हम दुनिया के विकसित देशों को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन यदि देश के गृह राज्य मंत्री का दायित्व एक अशिक्षित व्यक्ति पर एक तरीके से दोस्तों होगा, तो किस तरीके से देश को आगे बढ़ा पाएगा। दोस्तों, 8वीं तक शिक्षा प्राप्त करना कोई ज़्यादा शिक्षा नहीं है, क्योंकि आपके पास यदि गृह राज्य मंत्री का दायित्व है और आप केवल 8वीं पास ही है, तो आप एक तरीके से अशिक्षित ही है आज के युग में। क्योंकि आज का युग तकनीक का युग है, आज का युग विज्ञान का युग है। तो ऐसे में शिक्षा का स्तर कैसा होना चाहिए दोस्तों, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरे मंत्री पर भी आपको आ जाना चाहिए। पंकज चौधरी जी, जो भाजपा के सांसद हैं महाराजगंज से, और उनको दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके ऊपर 5 मुकदमे दर्ज है, वे भी हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज है। तो जब देश की स्थिति और देश के नेताओं की स्थिति ऐसी हो जाए, तो देश में लोकतंत्र नाम की चीज़ किस तरीके से पनपेगी, किस तरीके से फले फूलेगी। वहाँ पर तो राजनीति का अपराधीकरण ही होगा। और दोस्तों, इससे एक बात और सिद्ध होती है, एक बात और सामने आती है कि यदि आपको राजनीति में अच्छा पद चाहिए, अच्छी प्रतिष्ठा चाहिए, तो आपके पास केवल एक चीज़ होनी चाहिए, और दोस्तों वह है पैसा और दोस्तों अपराध की शक्ति। यदि आपके पास ये चीज़ें हैं तो आपको निश्चित तौर पर सब कुछ मिल जाएगा, वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा जॉन बारला के बारे में। दोस्तों, इन पर भी आप ध्यान रखिएगा। ये देश के अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं, इन पर भी दोस्तों मुकदमों की बौछार है। इन पर भी कई संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। और इसके अलावा दोस्तों, अब उस फेज पर भी मैं आता हूँ जो राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनता है हमारे देश में, और वो है मजहबी उन्माद। 5 मंत्रियों पर मजहबी उन्माद फैलाने का भी आरोप है। इनमें दोस्तों एक मंत्री का नाम है गिरिराज सिंह। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिरिराज सिंह पर यह आरोप है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा प्रहलाद जोशी पर भी सांप्रदायिक दंगे और एक तरीके से उन्माद फैलाने का आरोप। तो जब ऐसे लोग केंद्रीय कैबिनेट में, केंद्रीय सरकार में उच्च पदों पर आसीन होंगे, तो देश की जनता के भीतर इसका क्या संदेश जाएगा। देश का सामान्य मानवी इस तरीके से किस दिशा में जाने के लिए प्रेरित होगा, उसके मस्तिष्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या इसका कभी विश्लेषण किया गया, या केवल गुड गवर्नेंस एक नारे तक सिमट करके रह गया। दोस्तों, लगता तो ऐसा ही है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश के 4 से 5 मंत्री 50 करोड़ तक की भी संपत्ति रखते हैं, जिनमें दोस्तों नारायण राणे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल जैसे नाम शामिल हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के पूर्व नेता, जिन्होंने भाजपा का दामन थामा, और दामन थामते ही उनको इनाम भी मिला। इनाम मिला केंद्रीय कैबिनेट में जगह, क्योंकि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को एक तरीके से अस्थिर करने में जिस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा योगदान रहा, आप उसके बारे में जानते ही हैं। तो दोस्तों, ये हमारे लोकतंत्र की बहुत ही
खतरनाक खूबसूरती है जिससे आपको बच कर के रहना चाहिए, क्योंकि यदि आपको ये रोग लग गया तो आपका उपचार होना फिर संभव नहीं है। दोस्तों, कहीं ना कहीं जब इस तरह के लोग देश की राजनीति में सर्वोच्च पदों पर आसीन होंगे तो देश की स्थिति क्या होगी, किस तरीके से देश का विकास होगा। नेताओं को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए, इस बात का भी एक उल्लेख होना चाहिए, कभी इस बात पर भी सेमिनार होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा 12 मंत्री ऐसे हैं जिनकी शिक्षा 12वीं से कम है, यानी कि लगभग 12वीं कक्षा तक भी उन्होंने शिक्षा प्राप्त नहीं की है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 82% मंत्री यानी कि लगभग 64 मंत्री मोदी सरकार के ग्रेजुएट हैं। तो आप देख सकते हैं कि समावेश किस तरह का है, समीकरण किस तरीके बन रहे हैं, किस तरीके से राजनीति में समीकरण बदलते हैं, राजनीति का स्वरूप किस तरीके से समय के साथ बदलता है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों। कहीं ना कहीं मेरे देश की स्वच्छ हवाओं के लिए इस तरह के लोगों का राजनीति में प्रवेश करना वास्तव में काफ़ी खतरनाक है और घातक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गुड गवर्नेंस और स्वच्छ छवि की राजनीति करना क्या केवल जनता को बहकाने के लिए है? क्या जनता को एक मोहरा बना करके और इस तरह का एक प्रोपेगेंडा और प्रचार चला करके हम इस तरह का एक मार्केटिंग करते हैं, एक इवेंट राजनीति को बना देते हैं कि उस अखाड़े में सारी बातें पीछे छूट जाती है और इस तरह के अपराधियों को भी हम जाति, मजहब और धर्म के नाम पर वोट दे देते हैं। दोस्तों, किसी एक पार्टी का हमारे देश के भीतर इतिहास नहीं है, कमोवेश हर पार्टी के भीतर है, कोई कम है तो कोई ज़्यादा है, 19-20 हो सकता है, लेकिन हर पार्टी में इस तरह के लोग आपको मिल जाएंगे जो कि हमारे लोकतंत्र को अंदर से खोखला करते हैं और लोगों की मानसिकता को अपराध की ओर प्रवृत्त करने में काफ़ी बड़ा योगदान यदि किसी का है तो भारत के राजनेताओं का है, भारत की राजनीतिक पार्टियों का है। दोस्तों, इन लोगों के पास इतनी सारी संपत्ति, इतना धन आता है तो आता कैसे है? दोस्तों, इस पर भी आपको कभी विचार करना चाहिए, कभी मंथन इस बात पर होना चाहिए। दोस्तों, 50 करोड़ रुपए एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन में नहीं देख पाता है, लेकिन एक माननीय 5 या 10 साल के अपने राजनीतिक सफ़र में देख जाता है। कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट है ये काफ़ी कुछ कहती है, बहुत कुछ बताने के लिए ये रिपोर्ट पर्याप्त है। इसके अलावा जैसा कि इस रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया कि 8 मंत्री ऐसे भी हैं जिनकी संपत्ति 1 करोड़ रुपए से कागजी आंकड़ों में कम है। लेकिन दोस्तों, क्या वास्तव में वो कागजी आंकड़ों में ही कम है या फिर वास्तव में उनके पास 1 करोड़ से कम की संपत्ति है? ये सवाल उठना लाजमी है, लेकिन इसका जवाब जनता को देगा कौन? क्योंकि जनता को तो जवाब के नाम पर केवल झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा शांतनु ठाकुर जैसे नेता इस फहरिस्त में शामिल है, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी मंत्री ऐसा होगा जो 10 या 15 करोड़ से कम का होगा, जिसने 1 करोड़ से कम की संपत्ति खुद की दर्शाई। और 50 वाले का आंकड़ा तो आप समझ ही जाइए कि क्या हालात है। दोस्तों, कभी राजनेताओं को गरीब जनता की कुटिया में भी जाकर करके देखना चाहिए कि जनता का कितना तेल निकल चुका है, जनता कितनी परेशान हो चुकी है। इस बात को देख करके, इन सभी समीकरणों को देख करके कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि अब तो कहना ही पड़ेगा कि वह भारत की घायल राजनीति बोल रही हूँ, जिसे राजनेताओं ने पीड़ित किया है, त्रस्त किया है, प्रताड़ित किया है। भारत की राजनीति को यदि स्वच्छ बनाना है तो ऐसे राजनेताओं को निश्चित तौर पर खुद के भीतर, अपने आचरण के भीतर सुधार लाना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब ये रिपोर्ट आए तो सुधरी हुई आए। बहुत बहुत धन्यवाद।